अध्याय 148 प्राचीन अवशेष खुल गए हैं। नौ शांत गहरे भूगर्भीय अजगर जनजाति में एक 8वीं श्रेणी का जादुई जानवर पहले से ही काफी ताकत और सम्मानजनक स्थिति रखता है। आदरणीय तियान हुओ के हाथों एक ऐसे जानवर की मौत के साथ जनजाति के उच्च वर्ग को सतर्क होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हालांकि गूफी निडर था, लेकिन उसका प्राथमिक उद्देश्य प्राचीन अवशेष थे, इसलिए नौ शांत गहरे भूगर्भीय अजगर जनजाति से भिड़ने के लिए यहाँ रुकना बुद्धिमानी नहीं थी। चलो यहाँ से चले जाओ, यह अभी भी नौ शांत गहरे भूगर्भीय अजगर जनजाति का क्षेत्र है। जियो ही जियान ने गूफी से आग्रह किया। उसे धीरे से धक्का देते हुए उसने अभी भी सो रही जियान यू को अपनी बाहों में ले लिया। वह चिंतित थी कि अगर अधिक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी दिखाई दिए तो ये जियो यू की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। ठीक है, चलो चलते हैं। गूफी ने सहमति जताई। किंगलिन द्वारा नियंत्रित किए गए दो नौ शांत गहरे ग्राउंड पायथन जनजाति के सदस्यों को उसके अजीबोगरीब स्थान में ले जाया गया, जहां वह निष्क्रिय रूप से उनकी ऊर्जा को अवशोषित कर सकती थी। समूह तेजी से घने जंगल में चला गया, बीसबोन माउंटेन रेंज के स्थान की खोज कर रहा था। यहाँ वास्तव में बहुत सारे सांप प्रकार के जादुई जानवर हैं, कैलिन ने टिप्पणी की, जो एक साथ रंग वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर के रूप में एक ऐसी रक्तरेखा रखती थी जो न केवल सांप प्रकार के जादुई जानवरों के बीच बल्कि सभी जादुई जानवरों के बीच शिखर पर थी। यहाँ तक कि 3 महान जादुई जानवर कुलों में से एक नौ शांत गहरे ग्राउंड पायथन जनजाति भी उसकी तुलना नहीं कर सकती थी। दुर्भाग्य से 7 रंग वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर अत्यंत दुर्लभ थे, और आज तक गूफी केवल कैलिन को अपनी तरह के एकमात्र सदस्य के रूप में जानते थे। कष्टप्रद जहरीले सांपों का एक समूह। जियान अभी भी नौ शांत गहरे ग्राउंड पायथन जनजाति से उनकी पिछली दुश्मनी के कारण परेशान था। समूह ने अपनी यात्रा काफी देर तक जारी रखी, इससे पहले कि आगे की हरी भरी पर्वत श्रृंखला में एक सफेद रंग दिखाई दे, एक ऐसा नजारा जो पूरी तरह से बेमिल लग रहा था। बीसबोन माउंटेन रेंज, हम आखिरकार पहुंच ही गए। पर्वत श्रृंखला को देखकर गूफी के चेहरे पर राहत भरी मुस्कान दिखी। आखिरकार उन्होंने इसे सफलतापूर्वक पा लिया था। हालांकि जियान ने उस भयावह जगह को देखा और इस भावना को दूर नहीं कर पाई कि कुछ गड़बड़ है। उसने गूफी से पूछा, बड़े भाई गूफी, आपको नहीं लगता कि आपने जिस अवसर का उल्लेख किया है उसका उन कष्टप्रद सांपों से कोई लेना देना है ना? ये डरावनी जगह, मुझे ये पसंद नहीं है, उसने कहा। किंगलिन ने जियान से असहमति जताते हुए कहा, मुझे वास्तव में यहाँ काफी आरामदायक लगता है। यहाँ मेरी आंखें भी साफ लगती हैं। कैलिन को भी कोई विशेष असुविधा महसूस नहीं हुई। यहाँ का माहौल उसके अपने परिजनों के माहौल जैसा ही था। यहाँ किस तरह का अवसर हो सकता है? जियो ही जियान ने पर्वत श्रृंखला की ओर देखा। जियान यू को भयानक परिवेश से बचाने के लिए उसे अपने पास रखा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें जो दे रहा हूँ वो दुनिया का सबसे बड़ा अवसर है। गूफी ने जियान के सिर पर थपथपाकर उसे आश्वस्त किया। मैंने एक बार एक अफवाह सुनी थी कि यहाँ एक प्राचीन अवशेष है और ये तुम्हारे प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति के पूर्वजों से संबंधित है। गूफी का स्पष्टीकरण अस्पष्ट और अस्पष्ट था, क्योंकि यह केवल एक अफवाह थी। आखिरकार वह ये नहीं बता सकता था कि वह एक ट्रांसमिग्रेटर था जिसने मूल कहानी पढ़ी थी। क्या वह ऐसा कर सकता था? लेकिन इतनी विशाल पर्वत श्रृंखला में क्या हमें इसे थोड़ा थोड़ा करके खोजना चाहिए? जियान ने स्पष्ट रूप से धैर्य की कमी के साथ पूछा। हम और क्या कर सकते हैं? अपना उत्साह बनाए रखो, यह एक ऐसा अवसर है जो तुम्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद कर सकता है। गूफी ने आग्रह किया। चलो यहाँ से खोज शुरू करते हैं। अंततः गूफी के शब्दों से प्रेरित होकर जियान ने कैलिन और किंगलिन के साथ मिलकर बीसबोन माउंटेन रेंज की खोज की। जैसे जैसे उनकी खोज गहरी होती गई, वे धीरे धीरे केंद्रीय क्षेत्र में पहुंच गए। वहां एक स्थानिक उतार चढ़ाव है। जियान अपनी असाधारण स्थानिक प्रतिभा के साथ एक टूटी हुई स्थानिक सील का पता लगाने वाली पहली व्यक्ति थी। प्राचीन अवशेष वास्तव में मौजूद हैं। कैलिन, जिसने अपने कबीले में कुछ रहस्य सुने थे, वह भी ये देखकर हैरान थी कि अफवाहें सच थीं। क्या वहां महान अवसर है? जियान उत्साह से भर गया, लेकिन गूफी को पता था कि अभी जश्न मनाने का समय नहीं है। भले ही हमें एक टूटी हुई स्थानिक सील मिल गई हो, फिर भी हम प्राचीन अवशेषों के सटीक स्थान को इंगित नहीं कर सकते। लेकिन कम से कम हमें एक सुराग तो मिल गया है। चलो खोज जारी रखें, गूफी ने सुझाव दिया, जिससे सभी का उत्साह फिर से कम हो गया। अभी भी कुछ नहीं, जियान ने आह भरी, लेकिन टूटी हुई सील के साथ प्राचीन अवशेषों के स्थान की खोज जारी रखी। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बड़ी संख्या में जादुई जानवर चुपचाप उनके आसपास जमा हो गए हैं। ऐसा लगता है कि ये बाहरी लोग खजाने की तलाश में यहाँ आए हैं। जैसा कि कहावत है, मन सिकाडा का पीछा करता है, पीछे ओरियोल के बारे में अनजान। उन्हें पहले इसे खोजने दें और फिर हम अपना कदम बढ़ाएंगे। उनकी बड़े पैमाने पर खोज ने कई शक्तिशाली जादुई जानवरों का ध्यान आकर्षित किया था, जिनमें नौ शांत गहरे ग्राउंड पायथन जनजाति के कुछ जानवर भी शामिल थे। जादुई जानवर छिपे रहे, गूफी और उसके समूह को सचेत नहीं किया। हालांकि कई दिनों की खोज के बाद भी वे अभी भी खोज रहे थे। अल के पास कोई सुराग नहीं था। जियान भी अपनी प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति की स्थानिक प्रतिभा के साथ कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई। गूफी असमंजस में थी। ऐसा लगता है कि हमें मेरे कबीले के बुजुर्गों से मदद मांगनी पड़ेगी। जियान ने आखिरकार गूफी के समान विचार साझा करते हुए कहा। बड़े भाई गूफी, शायद मेरे कबीले का कोई बुजुर्ग प्राचीन खंडहर का स्थान ढूंढ सके। फिर उसने एक स्थानिक जैद पर्ची निकाली। इसे कुचलने पर एक स्थानिक दरार दिखाई दी और उसमें से एक सफेद वस्त्र पहने बुजुर्ग निकला। इस बुजुर्ग की आभा बेहद शक्तिशाली थी, संभवतः एक उच्च स्तरीय अर्धसंत के स्तर तक पहुंच रही थी। नौ शांत गहरे ग्राउंड पायथन जनजाति का क्षेत्र। जूली नामक बुजुर्ग ने जियान की ओर मुड़ते हुए एक मोह के साथ पूछा। जियान, क्या हुआ? बड़ी जूली, हम यहाँ एक प्राचीन अवशेष की तलाश कर रहे हैं, लेकिन हम इसका सटीक स्थान नहीं ढूंढ पा रहे हैं। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? जियान ने जल्दी से समझाया। एक प्राचीन अवशेष। जूली की निगाहें तेज हो गईं क्योंकि उसने अपने सामने पर्वत श्रृंखला का सर्वेक्षण किया। कुछ ही क्षणों बाद आसपास का स्थान जूली के साथ प्रतिध्वनित होने लगा। गूफी प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति की क्षमताओं से चकित था, क्योंकि उसने हवा में अजीब ऊर्जा महसूस की थी। जल्द ही जूली की आंखें एक विशिष्ट क्षेत्र पर टिक गईं। वहां उसने घोषणा की। जूली के बोलते ही कुछ ही समय बाद कुछ ही दूरी पर स्थित स्थान में लहरें उठने लगी, पानी की तरह विकृत होकर, और छींटे मारती लहरों जैसी आवाज निकलने लगी। जैसे जैसे कंपन तेज होता गया, आवाज तेज होती गई। सभी पीछे हट जाएं, गूफी ने चेतावनी दी। ये जानते हुए कि एक स्थानिक सील के टूटने से एक शक्तिशाली स्थानिक तूफान आ सकता है, उसने जल्दी से जियाओ जियान और अन्य लोगों को सुरक्षित दूरी पर ले गया।
क्या ये प्राचीन अवशेष हो सकते हैं? गूफी के समूह का गुप्त रूप से पीछा कर रहे सर्च जैसे जादुई जानवर जब बीसबोन माउंटेन रेंज के केंद्र में मुड़ी हुई जगह को देखते हैं तो वे अपनी उत्तेजना को छिपा नहीं पाते हैं। सावधान रहो सब लोग, सील टूटने वाली है, क्रैश। अंतरिक्ष की विकृत कांपती हुई आवाज तेज होती जाती है। यहाँ तक कि झूली, एक अर्थ संत, भी दृढ़ता से खड़े होने के लिए संघर्ष करता है क्योंकि वह अपनी डूबी हुई को मुक्त करता है, सील पर बमबारी करता है और उसे हिंसक रूप से कांपने के लिए मजबूर करता है। अंत में मुड़ी हुई जगह से एक दरार की आवाज निकलती है जो टूटे हुए दर्पण की तरह अनगिनत टुकड़ों में बिखर जाती है। प्राचीन अवशेष खुल गया है। जैसे ही सील टूटी, पास में छिपे सर्च जैसे जादुई जानवर केंद्र की ओर भागे। उनकी आंखें लालच से भर गईं, लेकिन टूटी हुई स्थानिक सील के टुकड़े अचानक जम गए और एक हिंसक स्थानिक बल सभी दिशाओं में तूफान की तरह बह गया। पलक झपकते ही हमलावर सांपों को तूफान ने निगल लिया। हिंसक स्थानिक तरंगों ने सांपों को दरांती की तरह काट डाला, उन्हें एक पल में नष्ट कर दिया। अध्याय 149, ड्रैगन फीनिक्स मूल फल, जियान उड़ने वाला है। जब तक उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, पीछे हटने में बहुत देर हो चुकी थी। स्वाभाविक रूप से गूफी को उन लोगों के भाग्य की परवाह नहीं थी। उसने इन जादुई जानवरों की उपस्थिति को बहुत पहले ही नोटिस कर लिया था, लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं दिया था। जैसे ही स्थानिक तूफान कम हुआ, एक विशाल संरचना धीरे धीरे सभी के सामने उभरी। उनके सामने जो दिखाई दिया वह एक भव्य महल था, जिसका विशाल आकार ज़ियाओ यीजियान, कैलिन और अन्य लोगों को विस्मय में डाल रहा था। सर्प लोगों का नया पवित्र शहर इस महल के सामने लगभग महत्वहीन लग रहा था, जो भव्यता में आसपास के पहाड़ों से प्रतिस्पर्धा कर रहा था। इस महल की तुलना में केवल गू कबीले का महान हॉल ही था। पूरा महल गहरे लाल रंग का था, दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे हड्डियों के पहाड़ के ऊपर लपटे जल रही हों। इसके चारों ओर सीलिंग ऊर्जा के निशान महल की भव्य उपस्थिति को और बढ़ा रहे थे। तो ये प्राचीन अवशेष हैं, ज़ियाओ यीजियान चकित था। जैसा कि एक डू संत द्वारा छोड़े गए महल से उम्मीद की जाती है। महल अपने आप में पहले से ही प्रभावशाली है, कैलिन आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका, उसे डू संत के बारे में और भी अधिक उम्मीद थी। ठीक है, प्राचीन अवशेष अब खुले हैं, लेकिन असली खजाने महल के अंदर हैं। चलो अंदर चलते हैं। इसके साथ ही गूफी ने झूली को आगे बढ़ने का इशारा किया। झूली समझ गया और महल में सबसे पहले प्रवेश करने वाला था। स्थानिक शक्तियों में निपुण एक अर्ध संत के रूप में झूली महल में सबसे पहले प्रवेश करने और किसी भी खतरे की जांच करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प था। प्राचीन अवशेषों पर नजर रखने वाले जादुई जानवर जो चारों ओर दुबके हुए थे, वे ज्यादातर तूफान में नष्ट हो गए थे। अभी के लिए उन्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं थी कि कोई और आकर खजाना छीन लेगा। झूली ने सबसे पहले महल में प्रवेश किया और गूफी के मार्गदर्शन के कारण उन्हें किसी भी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा। अग्निपथ के नीचे के तंत्र ने उनकी प्रगति में बाधा नहीं डाली। चलो पहला खजाना प्राप्त करते हैं। वे अग्निपथ के नीचे पहुंचे। गूफी प्राचीन अवशेष के माध्यम से आगे बढ़ रहे थे। झूली ये देखकर थोड़ा हैरान था कि गूफी उस जगह से कितना परिचित लग रहा था। लगभग ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले भी वहां गया हो। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा और जल्दी से जियान के करीब रहकर उसका पीछा किया। कैलिन और किंगलिन ने ज़ियाओ यीजियान और जियान यू की रक्षा की, किसी भी अप्रत्याशित खतरे से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की। क्या वे कठपुतलियां हैं? जल्द ही वे एक विशाल दरवाजे पर पहुंच गए, जो कि पीछे की ओर था, जिसके सामने चांदी की कठपुतलियों का एक समूह खड़ा था। डू पूर्वजों के शिखर पर कठपुतलियां, क्या वे द्वारपाल हैं? किंगलिन टिप्पणी करने से खुद को रोक नहीं सका। क्या ये दरवाजा प्राचीन अवशेषों का असली प्रवेश द्वार है? जियान ने कुछ नोटिस किया। ये पृथ्वी दानव कठपुतलियां हैं। हालांकि वे डू पूर्वजों के शिखर पर हैं, लेकिन वे एक विशेष संरचना बनाकर डू वेनेरेट स्तर की शक्ति को मुक्त कर सकते हैं। जैसे ही गूफी ने बोलना समाप्त किया, 10 पृथ्वी दानव कठपुतलियां चांदी की रोशनी से चमकने लगी। खतरे को भांपते हुए वे तुरंत एक साथ इकट्ठा होने लगे, एक संरचना बनाने का प्रयास करते हुए। मेरे लिए चकनाचूर हो जाओ। गूफी ने एक हथेली से प्रहार किया। 3 या 4 पृथ्वी दानव कठपुतलियों को टुकड़ों में कुचल दिया, जिससे वे निष्क्रिय हो गईं। शेष कठपुतलियों से भी तेजी से निपटा गया। सभी पृथ्वी दानव कठपुतलियों के नष्ट हो जाने के बाद पत्थर के दरवाजे से एक चरमराहट की आवाज निकली, क्योंकि यह धीरे धीरे खुल रहा था, जिससे गुजरने के लिए पर्याप्त जगह दिखाई दे रही थी। चलो चलते रहें। गूफी ने एक बार फिर से बढ़त ले ली, अंतराल से प्रवेश किया। दूसरों ने उसका पीछा करते हुए एक और राजसी हॉल में प्रवेश किया। हालांकि यह उनका अंतिम गंतव्य नहीं था। क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के बाद गूफी ने एक दिशा चुनी और आगे बढ़ना जारी रखा। गूफी, हम कहाँ जा रहे हैं? किंगलिन ने हैरान होकर पूछा। बेशक, कुछ खजाने खोजने के लिए। गूफी ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए समूह से गति बढ़ाने का आग्रह किया। जल्द ही वे एक और विशाल पत्थर के दरवाजे पर पहुंच गए। इस बार दरवाजे के सामने कोई गार्ड नहीं था। चारों ओर एक त्वरित नजर डालने के बाद गूफी आगे बढ़ा और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही पत्थर का दरवाजा खुला, समूह दूसरी तरफ एक विशाल जंगल को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। मुझे एक औषधीय सुगंध आ रही है। ये बहुत तेज है, निश्चित रूप से एक शीर्ष स्तरीय स्वर्गीय खजाना है। जियान ने कहा। ऐसी चीजों के लिए उसकी गहरी समझ काम कर रही थी। तुम्हारी नाक बहुत तेज है। यही हमारा लक्ष्य है। गूफी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया और समूह को जंगल में दौड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्हें प्राचीन अवशेषों में खतरों का सामना करने की उम्मीद थी, लेकिन गूफी के नेतृत्व में रास्ता आश्चर्यजनक रूप से आसान था। जल्द ही वे लगभग 10 फीट चौड़ी एक छोटी झील पर पहुंच गए। पानी बिल्कुल साफ था, लेकिन इसकी गहराई अथाह थी। झील के बीच में एक छोटा सा द्वीप जैसा जमीन का एक तैरता हुआ टुकड़ा था, जिस पर एक अजीबोगरीब पेड़ खड़ा था। पेड़ पूरी तरह से चांदी ग्रे रंग का था, जिसमें आपस में जुड़ी हुई शाखाएं बेलों जैसी थी, जो एक अजीब वक्रता पैदा कर रही थी। दूर से पेड़ एक गर्भवती महिला की तरह लग रहा था, जिसमें उभरा हुआ हिस्सा उसके पेट का प्रतिनिधित्व कर रहा था। उस स्थान पर एक हल्की सुनहरी रोशनी टिमटिमा रही थी। वह हमारा लक्ष्य है, सोल बेबी फ्रूट। गूफी ने चमकते हुए स्थान की ओर इशारा किया। ये स्वादिष्ट लग रहा है, मैं इसे लेने जाऊंगा, जियान ने फल की ओर दौड़ते हुए कहा। हालांकि जैसे ही वह झील के पास पहुंची, शांत सतह अचानक लहरों से भर गई। एक विशाल आकृति पानी से बाहर निकली, उसका मुंह सीधा जियान की ओर था। तुम दुष्ट हो, झूली चिल्लाया, उसकी भयानक आभा आकृति पर टूट पड़ी। प्राणी कांप उठा, उसने अपना हमला रोक दिया और झूली को एक दंडित बच्चे की तरह देखते हुए वापस पानी में चला गया। प्राणी एक स्वर पहुंचने वाला अर्ध ड्रैगन था, जो अपने प्राचीन ड्रैगन वंश के कारण शक्तिशाली था।
हालांकि प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति के एक सच्चे सदस्य के सामने वह केवल डर सकता था। हम्फ, जियान ने सूंघते हुए सोल बेबी डायमंड ट्री तक चलकर सोल बेबी फ्रूट को उठाया। तभी जियान को अचानक थोड़ा चक्कर आने लगा। जूली अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित जल्दी से उसके पास पहुंची। उसके साथ क्या गलत है? जूली ने उत्सुकता से पूछा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे बुला रहा है, जियान ने प्राचीन जंगल के गहरे हिस्से की ओर देखते हुए जवाब दिया। यही वह शानदार अवसर है जो मैं तुम्हें देना चाहता था, चलो चलें। गूफी ने उस पर आगे कदम बढ़ाया। क्या सोल बेबी फ्रूट सबसे बड़ा अवसर नहीं है? कैलिन चौंक गई। सोल बेबी फ्रूट पहले से ही पौराणिक था, इससे बड़ा अवसर और क्या हो सकता है? जियोई जियान और किंगलिन ने एक दूसरे को देखा, दोनों ही कल्पना करने में असमर्थ थे। ये देखकर कि जियान ठीक है, जूली ने चिंता करना बंद कर दिया और गूफी और जियान के साथ प्राचीन जंगल में गहराई तक चली गई। समूह जल्द ही एक मैदान में पहुंच गया। हालांकि यह सामान्य लग रहा था। जियान जमीन पर उतरी, कुछ कदम चली और अपना हाथ बढ़ाया। अचानक उनके सामने एक सुनहरी रोशनी दिखाई दी जो एक सुरक्षात्मक अवरोध बना रही थी। एक सुनहरा अवरोध। जियान, इस पर अपने खून की एक बूंद गिरा दो। जूली को कुछ एहसास हुआ, उसके बूढ़े चेहरे पर सदमे का भाव था। उसके निर्देशों का पालन करते हुए जियान ने अपनी उंगली काटी और सुनहरे खून की एक बूंद अवरोध पर गिरा दी। सुनहरे अवरोध पर एक दरार दिखाई दी जो धीरे धीरे चौड़ी होती जा रही थी। चलो अंदर चलते हैं। जियान सबसे पहले स्वर्ण अवरोध में प्रवेश करने वाला था, उसके बाद गूफी और अन्य लोग। अवरोध के अंदर एक उजाड़ मैदान था जिसके केंद्र में एक विशाल पत्थर की वेदी थी। वेदी से निकलने वाले भयानक दबाव ने जियाओ जियान जैसे कमजोर साधना वाले लोगों को अपने दुखी हुई को स्थिर महसूस कराया। अध्याय 150। आप इतने प्यारे खरगोश को कैसे खा सकते हैं? यह आभा। यहाँ पहुंचने पर पूर्वी ड्रैगन द्वीप के तीसरे बुजुर्ग झूली प्रकट हुए, पहले से भी ज्यादा उत्साहित। उसे हवा में खून के रिश्ते का एहसास हो रहा था। हफ, जियान ने हल्की सांस छोड़ी, उसका छोटा चेहरा असामान्य रूप से गंभीर हो गया। इसके तुरंत बाद वह जमीन पर पैर पटकने लगी, पत्थर की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए रोशनी के धुंधलेपन में बदल गई। कुछ ही चमक में वह वेदी के अंत तक पहुंच गई। गूफी और दूसरे लोग उसके पीछे पीछे चले, लेकिन जब वे वेदी के शीर्ष पर पहुंचे तो उन्होंने जियान के चेहरे पर बेहद हैरान भाव देखा। उसकी निगाहों का पीछा करते हुए उन्होंने वेदी के बीच में एक पत्थर का मंच देखा जो सोने और बैंगनी दोनों रंगों में रंगा हुआ था। पत्थर के मंच पर आधा फुट गहरा खांचा था और इस खांचे के भीतर पत्थर से एक छोटा सा पौधा उगाया था। पौधा अंगूठी से ज्यादा मोटा नहीं था, फिर भी यह एक शक्तिशाली ड्रैगन की तरह कुंडलित और मुड़ा हुआ था। पौधे के शीर्ष पर एक फल लटका हुआ था। फल लगभग एक ताड़ के आकार का था, जिसका शरीर आधा सुनहरा और आधा बैंगनी था। करीब से निरीक्षण करने पर वे देख सकते थे कि बैंगनी आधा भाग एक प्राचीन शून्य ड्रैगन के छोटे संस्करण जैसा दिखता था, जबकि सुनहरा आधा भाग एक प्राचीन स्वर्ग फीनिक्स जैसा दिखता था जो अपने पंख फैला रहा था। एक फल जो प्राचीन शून्य ड्रैगन और प्राचीन स्वर्ग फीनिक्स का रूप लेता है। क्या ये वह महान भाग्य है जो गूफी मेरे पति ने जियान से वादा किया था? जब वे बेहद अनोखे फल को देख रहे थे तो कैलिन, जियाओई जियान और किंगलिन ने हैरान नजरों का आदान प्रदान किया, पूरी तरह से हैरान। ऐसा लगता है कि भारी दबाव फल से निकल रहा है, आदरणीय त्यान हो ने धीमी आवाज में कहा, उनका स्वर अविश्वास से भरा था। ये ड्रैगन फीनिक्स मूल फल है। ये केवल मेरे प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति के प्राचीन अभिलेखों में मौजूद है। जूली ने खुशी से भरे चेहरे के साथ समझाया। वह फीनिक्स, स्वर्ग दानव फीनिक्स कबीले, प्राचीन स्वर्ग फीनिक्स का पूर्वज है। ये फल केवल प्राचीन शून्य ड्रैगन और स्वर्ग फीनिक्स दोनों की जीवन शक्ति को अवशोषित करके ही पैदा किया जा सकता है, और फिर भी इसके प्रकट होने की संभावना 10% से भी कम है। प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति के इतिहास में ये केवल 5 बार दिखाई दिया है, ये छठा है। पूरे इतिहास में केवल 6 बार। ऐसा दुर्लभ खजाना। जैसे ही उन्होंने जूली की व्याख्या सुनी, जियाओई जियान, कैलिन और आदरणीय त्यान हो और भी अधिक चकित हो गए। जियान की नजर ड्रैगन फीनिक्स मूल फल पर टिकी हुई थी, एक पौराणिक वस्तु जो केवल मिथकों में मौजूद थी। एक पल के बाद उसने अचानक अपना सिर घुमाया, वेदी के ऊपर खड़ी होकर विशाल मैदान को नीचे देखा। तभी उसने लाल मिट्टी में हल्के सफेद रंग की रूपरेखा देखी, जो एक प्राचीन शून्य ड्रैगन और एक प्राचीन स्वर्ग फीनिक्स के विशाल कंकालों को हल्के से चित्रित कर रही थी। ये वह जगह थी जहां वे दोनों मारे गए थे। उनके विशाल कंकाल आपस में गुथे हुए थे, जो मैदान को घेरे हुए एक आदर्श वृत्त बना रहे थे, और इस वृत्त के ठीक बीच में विशाल पत्थर की वेदी थी। भाई गूफी, तुम सबसे अच्छे हो। अगले ही पल जियान की नजर गूफी पर गई। वह जानती थी कि उसे ड्रैगन फीनिक्स मूल फल के बारे में हमेशा से पता रहा होगा। यहाँ तक कि जियान जैसा चंचल व्यक्ति भी इस क्षण में बेहद गंभीर हो गया, इस भाव से गहराई से प्रभावित हुआ। युवा मित्र, मैं इस बार वास्तव में आपको पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकता। यदि जियान इस फल को परिष्कृत कर सकता है, तो वह ड्रैगन और फीनिक्स दोनों रक्त रेखाओं के साथ एक सर्वोच्च जानवर में विकसित होने की क्षमता रखता है। जूली भी उतना ही खुश था, उसकी बूढ़ी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, मानो वह प्राचीन शून्य ड्रैगन कबीले के पुनरुत्थान को देख रहा हो। ऐसी औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने जियान से यही वादा किया था, और इसके अलावा उसने मुझे कोर सोल मैरो प्राप्त करने में मदद की, जो एक और अमूल्य खजाना है। जियान और जूली अपनी कृतज्ञता में कितने गंभीर थे, ये देखकर गूफी ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया। हालांकि अगर जियान इस फल को अवशोषित करने जा रही है, तो हमें पूरी तैयारी करनी होगी। आखिरकार वह अभी भी ड्रैगन फीनिक्स मूल फल की शक्ति को पूरी तरह से पचाने के लिए बहुत कमजोर है। गूफी ने फिर उन्हें याद दिलाया, इसके अलावा मैंने जियान से सुना है कि आपकी जनजाति पूरी तरह से एकीकृत नहीं है। अगर अन्य 3 ड्रैगन राजाओं को इस बारे में पता चला तो वे इसे चुराने आ सकते हैं। युवा मित्र, गूफी बिल्कुल सही है। बुजुर्ग जूली ने गंभीरता से सिर हिलाया, उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। हालांकि जियान के पास शाही खून है, लेकिन तीनों ड्रैगन राजा महत्वाकांक्षी हैं। अगर उन्हें उसकी शक्ति से खतरा महसूस होता है, तो वे शाही वंश को नष्ट करने के लिए चरम सीमा तक जा सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए? पूर्वी ड्रैगन द्वीप पर अन्य 3 द्वीपों से जासूस लग रहे हैं। अन्यथा अन्य 3 ड्रैगन द्वीपों को इतनी जल्दी कैसे पता चल गया कि मैं पिछली बार जनजाति में वापस आ गया था? जियान भी चिंता से भरा हुआ था। तुम अपने युवा मित्र गूफी के साथ गू दायरे में क्यों नहीं जाते? यदि तुम वहां ड्रैगन फीनिक्स मूल फल को परिष्कृत करते हो, तो भले ही तीनों ड्रैगन राजा इसे महसूस कर लें, वे गू दायरे में लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं करेंगे। थोड़ी देर सोचने के बाद जूली ने एक उपाय सुझाया। इस बिंदु पर उसे गूफी पर पूरा भरोसा था। आखिरकार ये गूफी ही था जिसने स्वेच्छा से उन्हें इस खजाने तक पहुंचाया था। अगर उसके कोई दुर्भावनापूर्ण इरादे थे, तो इतनी परेशानी क्यों उठानी पड़ी?
जरूर, यह एक अच्छा विचार लगता है। जियान, जो गू फेई, जियाओली जियान और कैलिन से अलग होने के लिए अनिच्छुक था, बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गया। युवा मित्र, मुझे आपको परेशान करने के लिए खेद है, झूली ने गू फेई से कहा, कुछ हद तक शर्मिंदा महसूस करते हुए। बिल्कुल भी परेशानी नहीं, गू फेई मुस्कुराया और फिर कहा, चूंकि हमें ड्रैगन फीनिक्स मूल फल मिल गया है, तो चलिए महल के बाकी हिस्सों का पता लगाते हैं। उसके बाद जूली ने ड्रैगन फीनिक्स मूल फल को सावधानी से संग्रहित किया और जानवर आध्यात्मिक बाधा के किनारे पर जियान ने लापरवाही से एक दरार खोली, जिसके माध्यम से वे सभी बाहर निकल गए। जंगल में सुनहरी रोशनी टिमटिमाती हुई कई आकृतियां पतली हवा से दिखाई दी। ऐसा लगता है कि अन्य खजाने के शिकारी अंदर आ गए हैं। गू फेई ने अपनी आत्मा शक्ति को बढ़ाया, दूरी में अन्य मनुष्यों और जादुई जानवरों की उपस्थिति को महसूस किया। सीमित समय के कारण बहुत से लोगों को प्राचीन खंडहरों के खुलने के बारे में पता नहीं था, इसलिए जो जादुई जानवर आए थे वे विशेष रूप से शक्तिशाली नहीं थे। एक क्षण बाद गूफी और उसका समूह महल के अंदर वापस आ गया, जहां उन्हें अंततः एक समृद्ध पुराने माहौल से भरा एक प्राचीन हॉल मिला। प्राचीन हॉल के मुखौटे पर दो राजसी चरित्र अंकित थे। पिल हॉल, यहाँ रुको। पिल हॉल में जहर भर जाने के कारण गूफी ने किसी और को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी। वह अकेले ही अंदर गया। जब वह बाहर आया तो गूफी अपने हाथों में एक छोटा शराबी सफेद खरगोश पकड़े हुए था। वाह, कितना प्यारा सा खरगोश है। गूफी ने जो कुछ बाहर निकाला था उसे देखकर जियोली जियान और अन्य लड़कियां तुरंत चारों ओर इकट्ठा हो गईं। यह कोई साधारण खरगोश नहीं है, यह एक पिल बीस्ट है। इसका दर्जा एक पिल के बराबर है, जिसे 9 रंग की पिल लाइटनिंग के बपतिस्मा से गुजरना पड़ा है। गूफी ने मुस्कुराते हुए समझाया, एक गोली जो 9 रंग की गोली बिजली से गुजरी है, ये स्वादिष्ट होनी चाहिए। गूफी के शब्दों पर जियान की आंखें चमक उठी, लेकिन ये बहुत प्यारा है, तुम इसे नहीं खा सकते। उस पल जियोली जियान की बाहों से एक नर्म बचकानी आवाज आई। अध्याय 151, महान स्वर्ग निर्माण ताड़। पिताजी, कृपया खरगोश को मत खाओ। कोमल आवाज का स्रोत कोई और नहीं बल्कि जियान यू था, जो जियोली जियान की बाहों में सो रही थी। गोली जानवर को देखते ही वो तुरंत छोटे जीव की प्यारी उपस्थिति से मोहित हो गई। एक 8वीं कक्षा की गोली जो 9 रंग की गोली बिजली के बपतिस्मा से गुजरी है, न केवल एक जानवर का रूप ले सकती है, बल्कि इसमें एक महत्वपूर्ण स्तर की बुद्धिमत्ता भी होती है। इस समय खरगोश जैसा दिखने वाला छोटा बर्फ सफेद जानवर समझ रहा था कि क्या कहा जा रहा था। उसने बड़ी बड़ी नम आंखों से जियान यू को देखा, उसे अपने बचने की एकमात्र उम्मीद के रूप में देखा। ठीक है, चूंकि यू एर ने इसे न खाने के लिए कहा है, तो हम इसे नहीं खाएंगे। अपनी प्यारी बेटी के अनुरोध को सुनकर गूफी ने बिना किसी हिचकिचाहट की सहमति दे दी। भले ही पिल बीस्ट बहुत कीमती था और भविष्य में 9वीं कक्षा की गोली में विकसित होने की क्षमता रखता था, गूफी के लिए जब तक यह उसकी बेटी को खुश करता है, वह उसे 9वीं कक्षा की गोली भी देगा। इतनी अच्छी चीज न खाना शर्म की बात है, जियान ने बड़बड़ाया। उसकी गहरी आंखें जियान यू पर टिकी थी, जिसने चंचलता से जियान की ओर अपनी जीभ निकाली। जियान, जो अपनी जैविक मां जियाओई जियान से भी ज्यादा इस नन्ही पर प्यार करती थी, स्वाभाविक रूप से इस पर परेशान नहीं होगी। हे, अगर हम इसे नहीं खाएंगे तो मुझे इसे जियान यू के लिए रखने दो। जियान यू को अपनी जीभ निकालते हुए देखकर जियान खुश हो गई और तुरंत स्वेच्छा से आगे आई। हालांकि जैसे ही उसने बात की, पिल बीस्ट ने गूफी के कपड़ों को कसकर पकड़ लिया, जो जियान के प्रति अपनी अनिच्छा को स्पष्ट रूप से दर्शाता है, जिसने पहले इसे खाने की बात की थी। जियान, इसे जियान यू के साथ रहने देना बेहतर है, किंगलिन ने बगल से हंसते हुए कहा। चूंकि जियान यू को ये पसंद है, तो क्यों न इसे उसके साथ रहने दिया जाए। जियाओली जियान अपनी खूबसूरत आंखों से छोटे बर्फ सफेद जानवर पर टिकी हुई थी, वह भी छोटे जीव की क्यूटनेस से स्पष्ट रूप से मंत्रमुग्ध थी। महिलाओं को हमेशा शराबी चीजों से प्यार होता है, गूफी ने मुस्कुराते हुए टिप्पणी की, क्योंकि उसने जल्दी से छोटे जानवर को सौंप दिया। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद छोटा जीव जियाओली जियान की बाहों में कूद गया और फिर अपने शराबी सिर को अपने उद्धारकर्ता जियान यू के खिलाफ रगड़ दिया। हाँ, बहुत मजा आया। जियान यू ने जियोली जियान की बाहों में छोटे जीव को सहलाते हुए हंसी उड़ाई। वह स्पष्ट रूप से इस बात से प्रसन्न थी कि वह उसे कैसे सहला रहा था। ये देखकर पिल बीस्ट भी बहुत प्रसन्न लग रहा था, ये समझते हुए कि जब तक ये उसे खुश रखेगा, इसे खाया नहीं जाएगा। इस बीच अधिक से अधिक मजबूत अभ्यासी पिल हॉल के चारों ओर इकट्ठा हो रहे थे। हॉल के अंदर हाथापाई और शाप की आवाजें अक्सर फूटती थी, जो स्पष्ट रूप से संकेत देती थी कि खोजे गए खजाने को लेकर लड़ाई छिड़ गई थी। हालांकि आदरणीय त्यान हुओ की भारी आभा के कारण किसी ने भी गूफी के समूह के पास जाने की हिम्मत नहीं की। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ और भी चीजें हैं, गूफी ने मुस्कुराते हुए कहा, समूह को आगे ले जाते हुए। थोड़ी देर में उनके सामने एक विशाल और प्राचीन हॉल दिखाई दिया। पूरा हॉल तांबे के पीले रंग का था, जिसमें अनगिनत वर्षों के बीतने के साथ एक गहरा रंग जुड़ गया था। इसमें प्राचीन भावना है, हर पत्थर की पटिया से प्राचीन आभा व्याप्त थी। हॉल बहुत बड़ा था, जिससे उसमें बैठे लोग चींटियों जैसे लग रहे थे। हॉल के बीच में हवा में प्रकाश के 10 विशाल गोले मंडरा रहे थे। चकाचौंध भरी रोशनी में कोई स्क्रॉल जैसी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता था। 10 प्रकाश गोलों के बीच में एक पत्थर की सीट पर एक कंकाल रखा हुआ था, जो जैद की तरह शुद्ध सफेद था। कंकाल क्रॉस लेग बैठा था, हाथ एक मुहर बना रहे थे। ये खंडहर के मालिक का कंकाल होना चाहिए। वे प्रकाश गोले, क्या उन सभी में स्वर्ग रैंक 2 तकनीकें हो सकती हैं? इतनी सारी स्वर्ग रैंक 2 तकनीकों के साथ हम अमीर बनने जा रहे हैं। जियाओली जियान और अन्य लोगों के बीच बातचीत सुनकर गूफी मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। उसने डू संत के कंकाल की ओर इशारा किया और समझाया, यहाँ असली खजाना खंडहर के मालिक के अवशेष हैं। बोलने के बाद उसने समूह को सावधान किया और फिर अकेले हॉल में पहुंचा। हॉल के अंदर लगभग 1 दर्जन लोग पहले से ही इकट्ठा हो चुके थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर सिर्फ 2 पूर्वज थे, जिनमें सिर्फ 2 निम्न श्रेणी के 2 पूज्य गुरु मौजूद थे। जैसे ही उच्च श्रेणी के 2 पूज्य गुरु गूफी प्रकट हुए, बाकी सभी ने अपने आप ही उनके लिए रास्ता बना लिया। जब वे हॉल के पास पहुंचे तो गूफी ने देखा कि ऊंची पत्थर की सीट के चारों ओर लगभग 1 दर्जन आकृतियां क्रॉस लेग बैठी थी। ये आकृतियां पूरी तरह से ग्रे थी, दूर से देखने पर पत्थर की मूर्तियों जैसी लग रही थी। उनकी आंखें बंद थी और उन्होंने अज्ञात संख्या में वर्षों तक इस मुद्रा को बनाए रखा था। फिर भी इसके बावजूद ये पत्थर की मूर्ति जैसी आकृतियां एक भयावह उपस्थिति को दर्शाती थी, जिससे सभी लोग पत्थर की सीट के 10 फीट के भीतर के क्षेत्र से दूर हो गए। इस समय अंदर मौजूद सभी लोग प्रकाश के गोले पर लगी मुहरों के गायब होने का इंतजार कर रहे थे।
मेरे पास इंतजार करने का समय नहीं है। गूफी ने सीधे दोस्त के कंकाल पर निशाना साधा और जल्दी से उसके पास पहुंच गया। उसकी साहसिक कार्रवाई ने उन लोगों को चौंका दिया जो पहले हॉल में प्रवेश कर चुके थे। सभी की चौकस निगाहों के सामने गूफी ने मुहर पर वार किया। हालांकि ये मुहरें एक दूसंत द्वारा छोड़ी गई थी, लेकिन समय बीतने के साथ वे काफी कमजोर हो गई थी। गूफी के उच्च रैंक वाले डुवेनेरिट स्तर के किसी व्यक्ति के लिए इन मुहरों को तोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं था। मुहर टूट गई है, खजाने ले आओ। अचानक स्वर्गीय रैंक 2 तकनीक वाले प्रकाश के गोले अस्त-व्यस्त तरीके से उड़ने लगे, जिससे लोगों के बीच भयंकर हाथापाई होने लगी। हालांकि कुछ ही क्षणों बाद पत्थर की सीट के चारों ओर पत्थर की मूर्ति जैसी आकृतियां जागने लगी। इन आकृतियों के जीवित होते ही हत्या की घनी आभा हवा में भर गई। जैसे ही ये कठपुतलियां जागी, उन्होंने निकटतम लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। ये सभी कठपुतलियां डुवेनेरिट स्तर की थीं और उनके एक साथ किए गए हमले भयानक रूप से भारी थे। कुछ ही क्षणों में पत्थर की सीट के आसपास का क्षेत्र खून से लथपथ हो गया और हवा में खून की तेज गंध फैल गई। मेरे रास्ते से हट जाओ। गूफी ने अपने रास्ते में आने वाली एक कठपुतली को खदेड़ दिया और जल्दी से कंकाल के पास पहुंच गया। हालांकि एक बार जब वह करीब पहुंच गया तो उसने तुरंत कंकाल नहीं लिया, बल्कि अपनी स्वर्गीय लौ को बुलाया। वह जानता था कि प्राचीन डूसेंट की चेतना का एक निशान अभी भी हड्डियों के भीतर बना हुआ था। अगर हड्डियां खून से सनी हुई थी तो वह चेतना कंकाल को नियंत्रित कर सकती थी और मौजूद सभी लोगों को मार सकती थी। मुझे माफ कर दो, परिष्कृत करो। स्वर्गीय लौ ने डूसेंट के कंकाल को घेर लिया और तीव्र गर्मी के कारण हड्डियों का रंग बदल गया। ये कंकाल पूरे हॉल में सबसे मूल्यवान वस्तु थी। हालांकि स्वर्ग रैंक 2 तकनीकी गूफी के लिए विशेष रूप से दुर्लभ नहीं थी, लेकिन अधिक होने से कभी कोई नुकसान नहीं होता और ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम प्रारंभिक चरण की स्वर्ग रैंक 2 तकनीकों में से सबसे अच्छी थी। जहां तक डूसेंट के कंकाल के भीतर अस्थि मज्जा की बात है, गूफी को विशेष रूप से दिलचस्पी नहीं थी। उनके प्राचीन कबीले में शुद्ध ऊर्जा को परिष्कृत करने की कई विधियां थीं और यहाँ तक कि कबीले में पवित्रीकरण अनुष्ठान भी डूसेंट अस्थि मज्जा के कुछ टुकड़ों के लाभों से कहीं बढ़कर थे। डूसंत के कंकाल को लेने के लिए वह मुख्य कारण था जेओली जयान और कैलिन के लिए कुछ साधना संसाधन प्राप्त करना। अध्याय 152 जुनर का परिवर्तन। ये व्यक्ति इतना मजबूत है और अभी भी बहुत युवा है। मुझे आश्चर्य है कि किस शक्तिशाली शक्ति ने इस तरह के विलक्षण व्यक्ति को जन्म दिया। उसकी उपस्थिति को देखते हुए वह डुवेनेरिट क्लास के अंतिम चरण में होना चाहिए। वह किस तरह की स्वर्गीय ज्वाला छोड़ रहा है, मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। जैसे ही गूफी ने कंकाल से प्राचीन डूसंत की चेतना के शेष निशान को परिष्कृत करने के लिए अपनी स्वर्गीय ज्वाला को छोड़ा, कुछ खजाने की खोज करने वालों ने देखा और वे बहुत हैरान हुए। उनके चारों ओर अराजकता के बावजूद किसी ने भी गूफी के पास जाने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार वे मूर्ख नहीं थे। खजाने की तलाश का मतलब यह नहीं था कि वे अपना जीवन बर्बाद करने को तैयार थे। इकट्ठा करो। कुछ क्षणों के बाद गूफी ने आखिरकार डूसंत के कंकाल के भीतर चेतना के निशान को नष्ट कर दिया। बिना किसी प्रतिरोध के उसने अवशेषों को अपनी स्टोरेज रिंग में संग्रहित कर लिया। कंकाल को सुरक्षित करने के बाद गूफी ने अब ग्रैंड हॉल में दूसरों पर ध्यान नहीं दिया और शांति से बाहर निकलकर जियो वाई से फिर से मिल गया। आई जियान और अन्य। गूफी, तुमने कोई खजाना क्यों नहीं लिया और इसके बजाय एक लाश पकड़ ली? हॉल में स्थिति को देख रहे जियान ने आश्चर्य से पूछा। ये कंकाल ही असली खजाना है। एक बार जब मैं इसे परिष्कृत कर लूंगा तो मैं तुम्हें और खाने दूंगा। उफ, बिल्कुल नहीं, मैं लाश नहीं खाना चाहता। जियाओ जियान, देखो, गूफी वास्तव में चाहता है कि मैं वह चीज खाऊं। जियान ने गलतफहमी में सोचा कि गूफी का इरादा उसे पुरानी हड्डियों को चबाने का था, जिससे वह कांप उठी और छिप गई। हे, चलो चलते हैं, यहाँ अब लेने लायक कुछ भी नहीं है। जियान के डर को देखकर गूफी ने ठहाका लगाया और फिर समूह को प्राचीन खंडहरों से बाहर ले गया। जानवर क्षेत्र के किनारे पर एक गुफा के अंदर गूफी ने वह कंकाल निकाला जो उसने पहले प्राप्त किया था। इसमें हड्डियों की तरह कोई खुरदरी बनावट नहीं थी, इसके बजाय ये सबसे उत्तम जेड जैसा महसूस हुआ, चिकना और ठंडा, एक असाधारण सुखद अनुभूति दे रहा था। आह गूफी, तुम वास्तव में नहीं जा रहे हो। ये देखकर जियान एक बार फिर जियाओ जियान के पीछे छिप गया। जियान, गूफी तुम्हें हड्डियां नहीं खाने देगा। यह एक डूसंत का कंकाल है। भले ही यह सिर्फ अवशेष है, फिर भी इसमें काफी ऊर्जा है। गूफी शायद इसके भीतर के सार को परिष्कृत करने का इरादा रखता है। जियान के बगल में खड़े एल्डर झूली ने मुस्कुराते हुए समझाया। एल्डर झूली सही कह रहे हैं। जियाओ जियान यू को और दूर ले जाओ। गूफी ने कंकाल को ढकने के लिए अपनी स्वर्गीय ज्वाला छोड़ने से पहले निर्देश दिए। जैसे ही स्वर्गीय ज्वाला ने कंकाल को अपने आगोश में लिया, गुफा के अंदर का तापमान तेजी से बढ़ गया और हवा जल्दी ही शुष्क हो गई। स्वर्गीय ज्वाला ने कंकाल को जलाना जारी रखा, जो धीरे धीरे जेड सफेद हो गया, जो उत्तम जेड के टुकड़े जैसा लग रहा था। अंततः जेड का सफेद रंग फीका पड़ने लगा और उसकी जगह एक गहरा सुनहरा रंग आ गया। गूफी समझ गया कि यह ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम की साधना के लिए महत्वपूर्ण कदम था। सिजल, बिना किसी हिचकिचाहट के गूफी ने अपनी उंगली को तरल में डाला। अचानक बदलाव हुआ, तरल हिंसक रूप से ऐंठने लगा, फिर गूफी की उंगली के चारों ओर कसकर लपेटा, जल्दी से उसके पूरे हाथ को लपेट लिया। हिस, गहरा सुनहरा तरल उसके दाहिने हाथ के चारों ओर लिपट गया और उसके अंदर दर्द की लहर दौड़ गई। तरल के प्रभाव में उसका हाथ अजीब तरह से हिलने लगा, साथ ही हड्डियों के पीसने की हल्की आवाज भी आने लगी। प्रिय गूफी, ये देखकर कैलिन और किंगलिन घबरा गए, उन्हें डर था कि कुछ गलत हो गया है। मैं ठीक हूँ, गूफी ने मुस्कुराने की कोशिश की। उसकी शारीरिक शक्ति रॉयल ब्लडलाइन के साथ एक 1.5 चरण के जादुई जानवर के बराबर थी, जो एल्डर झूली से कम नहीं थी, जिसके पास अटसंत साधना थी। वह इस स्तर के संयम को सहन कर सकता था। TLN, इसे पहले विशेषताओं के पैनल में शामिल किया गया था, लेकिन कभी समझाया नहीं गया। जादुई जानवर रॉयल वंश ड्रैगन फीनिक्स मूल फल की मदद से बनता है, इसलिए यह मजबूत है। अब हम पुष्टि कर सकते हैं कि जब वह गू कबीले में प्रशिक्षण ले रहा था, तब उसने अपने शरीर को उन्नत करने के लिए अंकों का उपयोग किया था। थोड़ी देर में तीव्र दर्द अचानक बंद हो गया और गहरा सुनहरा तरल उसके हाथ में समा गया, जो जल्दी से गायब हो गया। इसके तुरंत बाद गूफी की चेतना एक अजीब जगह में प्रवेश कर गई। इस शून्य के भीतर एक निश्चित स्थान पर एक आकृति अपने हाथों को पीछे की ओर करके खड़ी थी। गूफी ने महसूस किया कि यह डूसंत झाओ हुआ द्वारा डू तकनीक में पीछे छोड़ी गई चेतना का एक टुकड़ा था। ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम, एक निम्न स्तरीय हेवन रैंक 2 तकनीक, सैकड़ों डू तकनीकों के सम्मिलन के माध्यम से मेरे द्वारा बनाई गई थी।
ये तकनीक सृजन की अवधारणा पर जोर देती है, जिसमें हथेली का उपयोग करके स्वर को चकनाचूर कर दिया जाता है और हर चीज को पूरी ताकत से कुचल दिया जाता है। आकृति ने शांत वर्णनात्मक लहजे में बात की। अगर तुमने मेरी हड्डियों में छिपे रहस्य को खोज लिया है, तो इसका मतलब है कि हम किस्मत वाले हैं। याद रखो, ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम को सफलतापूर्वक निष्पादित करने के लिए तुम्हें एक ऐसे हाथ का उपयोग करना चाहिए जो कठोर हो, अन्यथा ये तुम्हारे लिए उल्टा पड़ जाएगा। जैसे ही शांत आवाज गूंजी, आकृति ने एक हल्की चमक उत्सर्जित करना शुरू कर दिया। उसका शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होता गया, जिससे भीतर स्पष्ट मेरिडियन मार्ग प्रकट होने लगे। इन मेरिडियन में एक गहरी सुनहरी ऊर्जा तेजी से प्रवाहित हुई। तो ये ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम की खेती के लिए मेरिडियन मार्ग है। ये देखकर गूफी ने आकृति के भीतर ऊर्जा प्रवाह को याद करते हुए ध्यान से ध्यान केंद्रित किया। जैसे ही मेरिडियन मार्ग फीके पड़ गए, आकृति की चमक भी गायब हो गई। अचानक उसके हाथ पर गहरी सुनहरी रोशनी तेज हो गई और उसने शून्य की ओर एक शक्तिशाली हथेली से वार किया। बूम! एक हथेली के प्रहार से एक भयानक ऊर्जा तूफान फूट पड़ा और आकृति की हथेली के नीचे एक विशाल काला प्रभामंडल बन गया। प्रभामंडल तेजी से फैल गया, टूटे हुए कांच की तरह आसपास की जगह को चकनाचूर कर दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि इसे सैकड़ों तकनीकों को मिलाकर बनाया गया है। इस तरह का हथेली का प्रहार वास्तव में निम्न स्तरीय स्वर्ग रैंक तकनीकों में शीर्ष स्तर का है। महान स्वर्ग निर्माण हथेली में महारत हासिल करने के बाद गूफी इस तकनीक को बनाने वाले प्राचीन डूसंत के लिए कुछ प्रशंसा महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। उसके बाद उसकी चेतना वास्तविकता में लौट आई। उस दृश्य के बाद ऐसा लगा कि उसके हाथ में कुछ छिपी हुई मेरिडियन खुल गई थी, जिससे एक अनोखी और रहस्यमयी परिसंचरण प्रणाली बन गई थी। ऐसा लगता है कि गूफी को इस कंकाल से कुछ विरासत मिली है। बधाई हो, एल्डर जूली ने बदलावों को देखते हुए गूफी को बधाई दी, उसकी गहरी अंतर्दृष्टि से प्रभावित होकर। ये सिर्फ एक निम्न स्तरीय स्वर्ग रैंक 2 तकनीक है, कुछ भी असाधारण नहीं है। गूफी बहुत उत्साहित नहीं था। अपने प्राचीन कबीले की पृष्ठभूमि को देखते हुए स्वर्ग रैंक 2 तकनीक उसके लिए विशेष रूप से दुर्लभ नहीं थी। उसने बस लड़ने का एक और तरीका हासिल कर लिया था। इसके बाद गूफी ने समूह को बीस्ट रीजन से बाहर निकाला और गू दायरे में वापस अपनी यात्रा शुरू की। 1 महीने बाद वे गू दायरे में वापस आ गए, लेकिन इस बार उनके साथ एक अतिरिक्त सदस्य था, ईस्ट ड्रैगन आइलैंड के एल्डर जूली। गू दायरा वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। एक काले युगपोत पर एल्डर जूली आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। अपने विशाल अनुभव के बावजूद गू दायरे को देखकर वे विस्मय में पड़ गए। गूफी, तुम आखिरकार वापस आ गई हो। युगपोत के बाहर पहाड़ों से अचानक एक स्पष्ट अलौकिक आवाज गूंजी। जल्द ही एक सुंदर आकृति बादलों पर कदम रखते हुए दिखाई दी। उसकी पोशाक स्वर्ग से उतरते हुए अमर की तरह लहरा रही थी। वह धीरे धीरे युगपोत के किनारे पर तैरती हुई गई, जहां गूफी और अन्य लोग खड़े थे। इस समय जुन-ए में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था। हर मुस्कान और हाव भाव में एक नया आत्मविश्वास झलक रहा था, जिसमें पिछली विनम्रता का कोई निशान नहीं था। अध्याय 153। अगर हमने तलाक नहीं लिया होता तो अब तक मेरा एक बच्चा होता। आसमान में जुन-ए एक बादल पर खड़ी थी। न केवल अपनी सुंदरता दिखा रही थी, बल्कि सभी को ये भी स्पष्ट कर रही थी कि वह एक वास्तविक डू पूर्वज शक्ति है। उसका चेहरा उसी आत्मविश्वास से भरा हुआ था जो गूफी से शादी से पहले था, अलौकिक और शांत। नीचे गू कबीले के कई युवा सदस्य जुन-ए के शानदार रूप और अलौकिक व्यवहार से मोहित हो गए। काले युगपोत पर जुन-ए की उपस्थिति के कारण अन्य महिलाएं थोड़ी देर के लिए चुप हो गईं। गूफी की पूर्व पत्नी पहले से थोड़ी अलग लगती है। उसकी साधना बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। वह सिर्फ 1 साल पहले मेरे बराबर थी और अब वह पहले से ही एक डू पूर्वज है। एक गू कबीले की कुलीन महिला के रूप में उसकी साधना प्रतिभा वास्तव में प्रभावशाली है। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरे पति ने उससे पहले शादी की, लेकिन अब जब उनके बीच दरार आ गई है तो उसके लिए उसका प्यार वापस जीतना मुश्किल होगा। ज़ियाओ ही जियान और कैलिन के मन में कई विचार थे, हालांकि उन्होंने उन्हें आवाज नहीं दी। जुन-ए के वर्तमान व्यवहार ने गूफी में कुछ यादें जगा दी, लेकिन बस इतना ही। पिताजी, क्या हम अभी तक वहां पहुंचे हैं? अचानक एक बचकानी आवाज ने संक्षिप्त मौन को तोड़ा। जियो ही जियान की बाहों में नींद में डूबी जियान यू जुनर की आवाज सुनकर जाग गई। अपने छोटे हाथों से अपनी आंखें रगड़ रही थी। यूए, तुम जाग गई हो। आओ डैडी तुम्हें पकड़ लें। हम लगभग घर पहुंच चुके हैं। गूफी ने मुस्कुराते हुए बच्चे को जियो ही जियान से लिया। उसका पूरा ध्यान जियान यू पर था। उसने जुनर की तरफ एक और नजर भी नहीं डाली। हुर्रे, बनी, हम लगभग घर पहुंच चुके हैं। जियान यू ने खुशी से चिल्लाते हुए उस प्यारे से पिलबीस्ट की तरफ हाथ हिलाया, जो समझदारी से उछलकर छोटी बच्ची को चूमने लगा। क्या यह उसकी बच्ची है? वह बहुत प्यारी है। गूफी द्वारा अनदेखा की गई जुनर ने अपनी नजर छोटी बच्ची पर केंद्रित कर दी। बच्चे की प्यारी शक्ल देखकर जुनर अनजाने में मुस्कुराई, लेकिन जल्द ही उसके दिल में कड़वाहट की लहर उठ गई। अगर मैं उस समय भाई गूफी से अलग नहीं हुई होती तो क्या अब भी मेरा इतना प्यारा बच्चा होता? जुन-ए यादों में खो गई। इस बीच गूफी और उसका समूह युगपोत से उतरकर सीधे छोटे पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ गया। कुछ क्षण बाद जब जुन-ए ने गूफी की विदा होती हुई आकृति को देखा तो उसके चेहरे पर उदासी फीकी पड़ गई। जब तक मैं दृढ़ रहूंगी, भाई गूफी मुझे किसी दिन फिर से स्वीकार कर लेंगे। कम से कम मैं महसूस कर सकती हूँ कि अभी मेरी ओर उनकी नजर पहले जैसी ठंडी नहीं थी। गूफी की छोटी पहाड़ी चोटी पर बहन जियान, बनी, मेरा इंतजार करो। जैसे ही वे पहाड़ पर लौटे, जियान यू नीचे उतरी और खेलने लगी, गोली वाले जानवर का पीछा करते हुए और हंसते हुए। अजीब बात यह है कि जियान भी अपनी उम्र के बावजूद दोनों छोटे बच्चों के साथ शामिल हो गई। डू सेंट बोन मैरो निकालने का समय आ गया है। गूफी ने लौटने के तुरंत बाद डू सेंट कंकाल को फिर से बाहर निकाला। फिर उसने अपनी स्वर्गीय ज्वाला को बुलाया और कंकाल को भयंकर लपटों में लपेट दिया। 2 घंटे तक जलने के बाद कंकाल धीरे धीरे धूसर हो गया। गूफी ने लपटों में हाथ डाला और अपनी उंगली से उसे हल्के से थपथपाया। पफ! धूसर कंकाल को छूते ही वह तुरंत धूसर राख में बदल गया। जैसे ही राख गिरी, गूफी के सामने 10 अंगूठे के आकार की दूधिया सफेद जेल जैसी बूंदें तैरने लगी। इन छोटी जेल की बूंदों की सतह पर एक जिलेटिनस परत थी, जिसके माध्यम से एक तरल को अंदर बहते हुए देखा जा सकता था। उनसे सूक्ष्म रूप से एक विशाल ऊर्जा निकल रही थी। इसके बाद गूफी ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक जेड बोतल निकाली और उसमें डू सेंट बोन मैरो की 9 बूंदें रखी। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के आखिरी बूंद को अपने मुंह में डाल लिया। जैसे ही जेल की बूंद उसके मुंह में गई, वह तुरंत खुल गई और शुद्ध ऊर्जा का एक उछाल आया गूफी के गले से बहकर उसके पूरे शरीर में फैल गया।
ऊर्जा के इतने बड़े प्रवाह के साथ गूफी ने तुरंत इसे परिष्कृत करने के लिए अपनी साधना तकनीक को प्रसारित करना शुरू कर दिया। 1 घंटे बाद गूफी ने अस्थि मज्जा की ऊर्जा को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया था, जिससे उसकी साधना थोड़ी आगे बढ़ गई, जिससे वह 9 सितारा डुवेनेरेट बनने के करीब पहुंच गया। एक अस्थि मज्जा की बूंद 8वीं कक्षा की गोली के बराबर थी, जो साधना को बढ़ा सकती थी, लेकिन एक गोली की तुलना में बहुत कम दुष्प्रभावों के साथ। बड़े झूली, जियान को बुलाओ। गूफी ने डूसेंट अस्थि मज्जा को परिष्कृत करना जारी नहीं रखा, क्योंकि अब इसका उस पर ज्यादा प्रभाव नहीं था। हालांकि निचले स्तर के डुवेनेरेट और उससे नीचे के लोगों के लिए यह एक चमत्कारिक दवा थी। मूल कहानी में नायक को 1 सितारा से 2 सितारा डुवेनेरेट बनने के लिए केवल 1 बूंद की आवश्यकता थी। धन्यवाद गूफी। बड़े झूली ने गूफी के इरादे को समझते हुए गहराई से सिर हिलाया। जियान के साथ गू दायरे में जाने का उसका एकमात्र उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि वह ड्रैगन फीनिक्स मूल फल को सुरक्षित रूप से अवशोषित कर ले। लेकिन उसकी वर्तमान कम साधना के साथ सफलता दर बहुत कम थी। उसकी साधना जितनी अधिक होगी, सफलता की संभावना उतनी ही अधिक होगी। ये वास्तव में उस हड्डी से आया है। जल्द ही जियान को एल्डर झूली द्वारा लाया गया। उसने गूफी द्वारा उसे दी गई अस्थि मज्जा की बूंद को देखा, फिर जमीन पर बिखरी राख को देखा और अनिच्छुक लग रही थी। नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, गूफी ने उसे मजबूर नहीं किया। ये कीमती वस्तु ऐसी थी जिसके लिए अधिकांश लोग भीख मांगते हैं लेकिन कभी प्राप्त नहीं करते। जियान, मुश्किल मत बनो, यह एक दुर्लभ खजाना है, जल्दी करो और इसे ले लो, एल्डर झूली ने उत्सुकता से आग्रह किया। ठीक है, ये सुनकर जियान, हालांकि अभी भी अनिच्छुक थी, जल्दी से आगे बढ़ी और गूफी के पीछे हत्ते हाथ से बूंद छीन ली। मैंने इसे निगल लिया। फिर अपनी आंखें बंद करके जियान ने एक ही बार में डूसेंट बोन मैरो की बूंद निगल ली। अगले ही पल उसका चेहरा लाल हो गया, क्योंकि विशाल ऊर्जा उसके शरीर में भरने लगी। ऊर्जा में अचानक वृद्धि के कारण जियान के शरीर का तापमान तेजी से बढ़ गया, यहाँ तक कि उसके सिर से भाप भी निकलने लगी। सौभाग्य से एक मजबूत शरीर के साथ प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति से होने के कारण जियान अभी के लिए इस ऊर्जा की बौछार को सहन कर सकती थी। बैठ जाओ और ध्यान लगाओ। गूफी की आवाज जियान के कानों तक पहुंची और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसके निर्देशों का पालन किया। जल्द ही उसने अपने शरीर पर एक गर्म हाथ महसूस किया और विशाल ऊर्जा को एक अन्य बल द्वारा नियंत्रित किया जाने लगा, जो एक व्यवस्थित तरीके से प्रसारित हो रही थी। इस बीच जियान ने देखा कि उसका साधना स्तर तेजी से बढ़ रहा है, जैसे कि पीने का पानी। सिर्फ 1 दिन में वह शुरुआती चरण की 6ठी रैंक से देर के चरण की 6ठी रैंक जादुई जानवर तक पहुंच गई और 7वें रैंक जादुई जानवर डू पूर्वज के बराबर तक पहुंचने के संकेत मिले। इस बिंदु पर गूफी ने सहायता करना बंद कर दिया, जिससे जियान को स्वाभाविक रूप से अपने आप आगे बढ़ने का मौका मिला। अध्याय 154। बड़े भाई, मुझे और चाहिए। केवल एक प्राकृतिक सफलता की अनुमति देकर ही किसी की नींव मजबूत हो सकती है। जबकि गूफी द्वारा जियान की मदद करने से वास्तव में उसकी प्रगति में तेजी आएगी, लेकिन यह उसके भविष्य के लिए कई छिपे हुए खतरे भी छोड़ देगा। जियान को ध्यान की अवस्था में प्रवेश करते देख गूफी ने अपना ध्यान कैलिन, लिटिल फेरी डॉक्टर और अन्य लोगों पर केंद्रित कर दिया। ये तुम्हारे लिए हैं, इन्हें परिष्कृत करने के बाद तुम्हें भी बहुत लाभ होगा। जैसे ही गूफी ने बोलना समाप्त किया, उसने शेष डुसेंट बोन मैरो छर्रे सभी को वितरित कर दिए। शेर राजा ने घबराहट और चिंता के मिश्रण को महसूस करते हुए प्रत्याशा के साथ गूफी को देखा। क्या मुझे भी एक मिलेगा? हर कोई किसी ऐसे अवसर को प्राप्त करने की उम्मीद करता है जो ताकत में तेजी से सुधार करने की अनुमति देता है, खास तौर पर शेर राजा जैसे किसी व्यक्ति के लिए जिसकी प्रतिभा विशेष रूप से उच्च नहीं है और जो अपने जीवन के बाकी समय में 7वें स्थान पर अटका रह सकता है। ऐसे अवसर और भी कीमती होते हैं। क्या आपको चिंता है कि आपको यह नहीं मिलेगा? कैलिन की आवाज अचानक शेर राजा के कान में फुसफुसाई। एक साथ ही जादुई जानवर होने के नाते कैलिन शेर राजा की चिंता को आसानी से समझ सकती थी। आप काफी समय से मेरे पति का पीछा कर रहे हैं, क्या आप उनके चरित्र को नहीं जानते? उसने धीरे से कहा। उसकी आंखें स्नेह से भर गईं और उसने गूफी को देखा। इस समय गूफी उनके पास गया। एक डूसेंट पैलेट कैलिन के हाथ में उड़ गया और दूसरा शेर राजा के सामने तैर गया। क्या ये वास्तव में मेरे लिए है? शेर राजा को इस पर यकीन ही नहीं हुआ। बेशक, आगे बढ़ो और इसे परिष्कृत करो, गूफी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। धन्यवाद मास्टर। शेर राजा बहुत खुश हुआ। गूफी को धन्यवाद देने के बाद उसने तुरंत डूसेंट पैलेट को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। न केवल शेर राजा बल्कि आदरणीय तियान हुओ को भी एक हिस्सा मिला। युवा जियान यू और अर्ध संत झूली को छोड़कर उपस्थित सभी लोगों को एक डूसेंट गोली मिली और उन्होंने तुरंत इसे परिष्कृत करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद अचानक ऊर्जा का एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ और एक मजबूत आभा पहाड़ की चोटी पर फैल गई, जिससे कुछ पेड़ों की शाखाएं टूट गईं। जियान ने तोड़ दिया। अशांति जियान की सफलता से आई थी। दूसरों को प्रभावित करने से बचने के लिए गूफी ने जल्दी से ऊर्जा तरंगों को अलग कर दिया। अपनी सफलता को पूरा करते हुए जियान की बढ़ती आभा धीरे धीरे कम हो गई और वह शांत अवस्था में लौट आई। जियान ने अपनी आंखें खोली और जब उसने अपने सामने गूफी को देखा तो वह तुरंत चमक उठी। बड़े भाई गूफी, क्या उस डूसेंट बोन मैरो पैलेट में से कुछ और है? तुम्हें पता है, ये बहुत स्वादिष्ट है। जियान गूफी के पास भागा और उसके सामान में से खेल खेल में खोजबीन करने लगा। गूफी ने धीरे से उसका छोटा सा सिर दबाया और कहा, क्या उस चीज में स्वाद भी है? मैं तुम्हारा गुस्सा नहीं निकालूंगा। जाहिर है, ये सफलता की भावना थी जिसने जियान को मोहित कर लिया था। अगर स्वाद की बात करें तो चीनी की गोली भी उससे कहीं बेहतर है। जियान ये सुनकर शर्म से मुस्कुराई। कुछ क्षण पहले उसे मृत व्यक्ति की हड्डियों से बनी किसी चीज से बहुत घृणा हुई थी, लेकिन अब वह पूरी तरह से बदल गई थी। मैं तुम्हें एक और दे सकता हूँ, लेकिन याद रखना, जबकि यह सामान तुम्हारी ताकत को तेजी से बढ़ा सकता है, तुम इस पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं हो सकते। अन्यथा तुम्हारी नींव अस्थिर हो जाएगी और भविष्य में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। गूफी ने उसे गंभीरता से याद दिलाया। जियान ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया, 3 उंगलियां उठाकर वादा किया कि वह निर्भर नहीं होगी। तभी गूफी ने जियान को दूसरा पैलेट दिया और वह खुशी खुशी उसे परिष्कृत करने चली गई। जियान के बाद कैलिन परिष्कृत करने की प्रक्रिया को पूरा करने वाली अगली थी। अपनी स्वाभाविक रूप से मजबूत काया और पहले से ही काफी ताकत के साथ उसने पैलेट को जल्दी से परिष्कृत किया और महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की। कैलिन के बाद जियाओ जियान, किंगलिन और अन्य भी एक के बाद एक जागे, प्रत्येक ने अलग अलग स्तरों पर प्रगति की, जिसमें किंगलिन ने सबसे ज्यादा उल्लेखनीय सुधार दिखाया। समूह में उसकी ताकत सबसे कमजोर थी, इसलिए उसने पैलेट से सबसे ज्यादा लाभ उठाया।
अब गूफी का अनुसरण करने वाली छोटी लड़की डू पूर्वज स्तर पर पहुंच गई थी। डू संत की शक्ति वास्तव में भयानक है। काश हम उन अस्थि मज्जा छर्रों को और अधिक प्राप्त कर पाते। शेर राजा ने उठते ही सोचा, लेकिन वह संतुष्ट था। गूफी से एक भी छर्रा प्राप्त करना पहले से ही एक जबरदस्त उपहार था। जितनी जल्दी आप डू संत की शक्ति के संपर्क में आएंगे, उतना ही यह आप सभी को लाभ पहुंचाएगा। गूफी ने सभी से कहा। इसके बाद वे सभी जियान को देखने के लिए मुड़े, क्योंकि उसने अपनी दूसरी डू संत अस्थि मज्जा छर्रे को अवशोषित किया। पहली बार के अनुभव के साथ जियान को दूसरी छर्रे को अवशोषित करना बहुत आसान लगा। कुछ ही घंटों के बाद सफलताओं की एक श्रृंखला के बाद उसकी आभा स्थिर हो गई। पहले वह 7वीं रैंक से आगे निकल गई थी और अब वह 7वीं रैंक के अंतिम चरण में थी। उसकी गति आश्चर्यजनक थी। जियान ने एक ही बार में कई वर्षों की प्रगति प्राप्त कर ली है। एल्डर झूली ने बगल से कहा। वह भी सच्चे डू सेन क्षेत्र में कदम रखना चाहता था और उसकी शक्ति का अनुभव करना चाहता था। सबकी चौकस निगाहों के नीचे जियान ने धीरे से अपनी आंखें खोली और गहरी सांस ली। हाँ, तुम सबने शोधन पूरा कर लिया है और अब तुम मुझे घूर रहे हो। क्या मैंने कुछ अजीब किया है? जियान ने खुद को देखा, सोच रही थी कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। हर कोई सोचता है कि तुम प्यारी हो और नजरें नहीं हटा सकती, गूफी ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, और जियान ने शर्मीली होने का नाटक किया। ठीक है, अब जब तुम्हारी ताकत ने महत्वपूर्ण प्रगति कर ली है, तो ड्रैगन फीनिक्स मूल फल को परिष्कृत करने का समय आ गया है, गूफी ने गंभीर स्वर में कहा। ड्रैगन फीनिक्स मूल फल जियान के जीवन का सबसे बड़ा अवसर होगा और कोई भी एक पल के लिए भी अपनी हिफाजत कम नहीं कर सकता। जियान ने भी इसे समझा और एक अभूतपूर्व गंभीर भाव प्रदर्शित किया। जियान एक बिल्कुल अलग व्यक्ति की तरह लगती है, किंग लिन ने खुद से फुसफुसाया। जियान ज्यादातर समय बेपरवाह रहती है, लेकिन जब जरूरत होती है तो वह बहुत परिपक्व भी होती है, कई लिन ने धीरे से जवाब दिया। बड़ी झूली, गूफी ने झूली की तरफ देखा। झूली ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, क्या फल को परिष्कृत करने के लिए अभी बहुत जल्दी नहीं है? चिंता मत करो, कोई समस्या नहीं होगी। गूफी के दृढ़ संकल्प को देखकर झूली ने अब बहस करना बंद कर दिया। प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति की वर्तमान स्थिति बहुत खराब थी और उन्हें तुरंत एक शक्तिशाली योद्धा की जरूरत थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया, ड्रैगन फीनिक्स मूल फल को प्रकट करते हुए। जियान, प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति का उत्थान और पतन तुम्हारे कंधों पर टिका है। सावधान रहो। जियान ने दृढ़ता से सिर हिलाया और ड्रैगन फीनिक्स मूल फल लेने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही उसने इसे छुआ, फल तुरंत बैंगनी और सुनहरे रंग की तरल में बदल गया, जो उसके शरीर में बह गया। उसी समय जियान के भीतर एक भयानक ऊर्जा उमड़ने लगी, जिसने उसके शरीर में तबाही मचा दी, उसे बहुत दर्द पहुंचाया और धीरे धीरे उसके मांस और खून में विलीन हो गई। अपना दिमाग साफ करो, ध्यान लगाओ और बस ड्रैगन फीनिक्स मूल फल को अवशोषित करो, गूफी ने उसे याद दिलाया। बाकी सभी ने अपनी सांस रोक रखी थी, जियान को जरा भी परेशान करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। जियान ने अपना सारा ध्यान ऊर्जा के प्रभाव का विरोध करने पर केंद्रित कर दिया। एक बार जब ये थोड़ा शांत हो गया, तो उसने तुरंत इसे अवशोषित करना शुरू कर दिया। ऊर्जा इतनी जबरदस्त थी कि जैसे ही जियान ने थोड़ा अवशोषित किया, उसकी पहले से स्थिर आभा में उतार चढ़ाव शुरू हो गया, लाभ यहाँ तक कि उसे 8वें रैंक की ओर धकेल दिया। ये देखकर झूली बहुत खुश हुई। प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति समृद्धि के एक नए युग की कगार पर है। हमारा कबीला डूबी हुई महाद्वीप पर सबसे शक्तिशाली जादुई जानवर जनजाति का खिताब बरकरार रखेगा। प्राचीन शून्य ड्रैगन कबीला वर्षों से उथल पुथल में था, लेकिन अब जब शाही वंश फिर से प्रकट हुआ था और ड्रैगन फीनिक्स मूल फल को अवशोषित कर रहा था, तो यह उनकी आशा थी। शायद भविष्य में जियान की उपलब्धियां पुराने ड्रैगन सम्राट की उपलब्धियों को भी पार कर जाएं। अध्याय 155, जुन ए से शादी करने की कोशिश। उम्मीद है सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा। आशावादी झूली के विपरीत गूफी, जो पहले आश्वस्त था, अब थोड़ा उदास था। इस समय उसने बिल्कुल भी आराम करने की हिम्मत नहीं की। वह समझ गया कि ड्रैगन फीनिक्स मूल फल में निहित ऊर्जा भयानक थी, जो कि 4 स्टार 2 सेंट की पूरी डूकी हुई के बराबर थी। इसे अवशोषित करना जियान के लिए आसान नहीं होगा। वर्तमान में जियान केवल सबसे बाहरी परत को अवशोषित कर रहा था। निश्चित रूप से ड्रैगन फीनिक्स मूल फल की कुछ ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद अतिप्रवाहित ऊर्जा न केवल कम होने में विफल रही, बल्कि फिर से फट गई। बूम! जियान के शरीर के भीतर से एक दबी हुई आवाज के साथ उसका पूरा अस्तित्व बैंगनी और सुनहरे रंग की ऊर्जा में लिपटा हुआ था। वास्तव में यह ऊर्जा पहले ही तलीकृत हो चुकी थी, रिसकर जियान के मांस के बीच बह रही थी। उसका शरीर अब इतनी बड़ी मात्रा में ऊर्जा को सहन नहीं कर सकता था, जिससे अतिप्रवाह हो गया। अतिप्रवाहित ऊर्जा क्रिस्टलीकृत हो रही है। किंगलिन ने अचानक आश्चर्य से कहा, यह महसूस करते हुए कि जियान की भुजा पहले से ही ठोस होने लगी थी। अगर वह समय रहते ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर पाती है, तो वह में एक कीट की तरह इसके भीतर बंद हो जाएगी। गूफी की अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर हो गई। जियान के चेहरे पर भावों के बीच चमक थी और कभी मुस्कुराने वाली लड़की में अब दर्द के लक्षण दिखाई दे रहे थे। उसके भीतर उमड़ती ऊर्जा उसके शरीर को लगभग चीर रही थी। अतीत में ड्रैगन फीनिक्स मूल फल के कुछ उदाहरण हैं, लेकिन ऐतिहासिक रूप से इसे केवल 2 बार सफलतापूर्वक अवशोषित किया गया है। TLN, और आपने फल को परिष्कृत करने से पहले ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताने के बारे में नहीं सोचा। झूली ने चिंता से भरकर गहरी भौहें सिकुड़ी। इस चीज को अवशोषित करने की सफलता दर इतनी कम है। ये सुनकर कैलिन ने चौंककर झूली को देखा, फिर जियान की ओर मुड़ी। उसकी आंखें चिंता से भर गईं। उन 2 बार में से एक वह था जब स्वर्गीय दानव फीनिक्स कबीले ने इसे प्राप्त किया, ड्रैगन फीनिक्स मूल फल को सफलतापूर्वक अवशोषित किया और एक सुपर मजबूत व्यक्ति को जन्म दिया। उस समय के दौरान हमारे प्राचीन शून्य ड्रैगन कबीले को उनके द्वारा दबा दिया गया था। हालांकि कुछ 100 साल बाद हमारे प्राचीन शून्य ड्रैगन कबीले ने भी ड्रैगन फीनिक्स मूल फल को सफलतापूर्वक प्राप्त किया। हमारे कबीले के पूर्ववर्ती ने इसे सफलतापूर्वक अवशोषित किया, इस प्रकार ऊपरी हाथ हासिल किया। दुर्भाग्य से 2 कुलों के बीच एक बात के रक्त युद्ध में 2 सुपर रक्तरेखा व्यक्ति एक साथ मारे गए। प्राचीन शून्य ड्रैगन कबीले के इतिहास के अभिलेखों पर विचार करते हुए जूली को खुद पर संदेह होने लगा। उसने अपने सामने पीड़ित जियान को देखा और उसे अब ड्रैगन फीनिक्स मूल फल को अवशोषित करने की अनुमति देने पर पछतावा किया। शायद उसके लिए इस तरह के खजाने को संभालना बहुत जल्दी था। गूफी ने झूली की चिंता को देखा और उसे आश्वस्त किया, बड़े झूली, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चूंकि मैंने अब जियान को ड्रैगन फीनिक्स मूल फल को परिष्कृत करने की हिम्मत दी है, इसलिए मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ। इसके साथ ही गूफी तुरंत जियान के पीछे क्रॉस लेग करके बैठ गया, अपने हाथ उसकी पीठ पर रख दिए। उसकी अलग अलग लपटें दिखाई दी, जो जियान को घेर रही थी।
उसकी लपटें, ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम, सी हॉट फ्लेम, फॉलन हॉट फ्लेम और 30,000 बर्निंग फ्लेम का एक सम्मिलन क्रिस्टलीकृत ड्रैगन फीनिक्स ऊर्जा को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी। उसके मौजूद होने के कारण ज़ियान को क्रिस्टलीकृत ऊर्जा द्वारा घेर लिए जाने का डर नहीं था, न ही इस बात की चिंता करने की जरूरत थी कि अतिरिक्त ऊर्जा के कारण वह फट जाएगी। वह ज़ियान की रक्षा की अंतिम पंक्ति थी। गूफी ने अपनी आत्मा शक्ति का विस्तार किया, ध्यान से ध्यान केंद्रित किया और लपटों के तापमान को सटीकता से नियंत्रित किया। उसने सुनिश्चित किया कि तापमान ज़ियान को नुकसान न पहुंचाए, जबकि पहले से ही ठोस हो चुकी ड्रैगन फीनिक्स ऊर्जा को परिष्कृत करने में उसकी सहायता की। इसके लिए लपटों पर अत्यधिक नियंत्रण की आवश्यकता थी और यहाँ तक कि गूफी को भी पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता थी। गूफी की मदद से क्रिस्टलीकृत ऊर्जा फिर से तरलीकृत हो जाएगी और सही समय पर ज़ियान के शरीर में वापस आ जाएगी, उसके शरीर में फिर से समाहित हो जाएगी। ज़ियान को ऊर्जा को अवशोषित करने में मदद करने की प्रक्रिया के दौरान इसका कुछ हिस्सा स्वाभाविक रूप से लपटों द्वारा परिष्कृत हो गया और गूफी द्वारा अवशोषित हो गया। गूफी का ज़ियान का अवसर चुराने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अतिरिक्त ऊर्जा बहुत अधिक थी। यदि यह सब ज़ियान के शरीर में रहता तो ये केवल उसे अत्यधिक दर्द देता। इसका एक हिस्सा अवशोषित करने से ज़ियान को कोई नुकसान नहीं होगा और उसका बोझ हल्का हो जाएगा। इसके अलावा उसके लिए ड्रैगन फीनिक्स स्रोत फल की ऊर्जा भी एक मूल्यवान अवसर थी। बड़े भाई की मदद से ज़ियान का रंग अब बहुत बेहतर लग रहा है। किंग लिन को ज़ियान की चिंता थी। माँ, क्या बहन ज़ियान ठीक होगी? ज़ियाओ ली ज़ियान की बाहों में लेटी ज़ियान यूं भी बातचीत सुनने के बाद ज़ियान के बारे में चिंतित थी। चिंता मत करो, ज़ियान ठीक हो जाएगी। क्या तुम नहीं देखती कि तुम्हारे पिता मदद कर रहे हैं? तुम्हारे पिता के साथ कोई भी परेशानी हल हो सकती है। ज़ियाओ ली ज़ियान ने उसे आश्वस्त करने के लिए उसके सिर को धीरे से थपथपाया। इस समय ड्रैगन फीनिक्स मूल फल की भयानक और शुद्ध ऊर्जा गूफी के पहाड़ पर बढ़ती रही। हम प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति की आभा नहीं, प्राचीन स्वर्ग फीनिक्स भी है। गू पवित्र पर्वत श्रृंखला के भीतर एक महल में काले जलमग्न राजा गूली ने ऊर्जा को महसूस किया और तुरंत इसके स्रोत का पता लगाया। ये पता लगाया कि यह उनके पोते के पहाड़ से आ रही थी। वह जानता था कि गूफी का प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति से एक दोस्त है और कुछ जिज्ञासा के साथ गूली पहाड़ के पास गया और देखा कि गूफी ड्रैगन फीनिक्स मूल फल को परिष्कृत करने में जियान की मदद कर रहा है। क्या शुद्ध ऊर्जा है! यह एक अविश्वसनीय अवसर है। गूली ने जियान को देखा, भले ही वह अपने कद का हो, वह उसके भीतर की भयानक ऊर्जा पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। वास्तव में, और यह जादुई जानवर कुलों के लिए एक अनूठा अवसर है। अचानक गूली के बगल में एक आवाज गूंजी, जैसे एक तैरती हुई आकृति दिखाई दी। ये गू युआन था, जिसने भी विसंगति को महसूस किया था और जांच करने आया था। ये छोटी लड़की असाधारण उपलब्धियों के लिए बाध्य है। गूफी के साथ उसका घनिष्ठ संबंध भी हमारे गू कबीले के लिए एक आशीर्वाद है। गूली मुस्कुराया और सिर हिलाया। गूफी के पहाड़ पर वापस उसकी सहायता के साथ भी शोधन प्रक्रिया में अभी भी लंबा समय लगा। गूफी की क्षमता वाले किसी व्यक्ति के लिए भी विशुद्ध ऊर्जा की खपत भारी थी। सौभाग्य से गूफी के पास बहुत सी रिकवरी गोलियां थीं। अपनी लपटों को बनाए रखने के लिए उसने इस प्रक्रिया के दौरान लगातार गोलियां ली। पूरी प्रक्रिया 1 महीने से ज्यादा समय तक चली। उसके बाद ज़ियान के शरीर में बढ़ती ऊर्जा आखिरकार स्थिर हुई। गूफी का बोझ काफी कम हो गया और ज़ियान की सहायता करने के महीने के दौरान उसने काफी कुछ हासिल भी किया। उसे लगा कि वह 9 सितारा डूवेनेरेट तक पहुंचने से बस एक कदम दूर है। अगर वह चाहे तो वह तुरंत उस दहलीज को पार भी कर सकता है। क्या ये खत्म हो गया है? झूली ने देखा कि गूफी की अभिव्यक्ति अब उतनी तनावपूर्ण नहीं थी और ज़ियान की आभा काफी शांत हो गई थी, इसलिए उसने पूछा। ज़ियान को पूरी तरह से जागने से पहले अभी भी कुछ समय चाहिए, लेकिन अब कोई और समस्या नहीं होनी चाहिए। गूफी ने गहरी सांस छोड़ी। अचानक उसे चक्कर आने लगा। पिछले कुछ दिनों से वह बहुत ज्यादा तनावग्रस्त था और वह न केवल डूक्यूई के मामले में बल्कि मानसिक ऊर्जा के मामले में भी थका हुआ था। जबकि डूक्यू को गोलियों से फिर से भरा जा सकता था, उसकी आत्मा को प्राकृतिक आराम की आवश्यकता थी। इस बीच गू दायरे के भीतर लेई कबीले से एक प्रतिनिधिमंडल आया। लेई कबीले ने 7 सदस्यों को भेजा, जिनमें 2 बुजुर्ग शामिल थे जिनकी ताकत दूसरे स्तर तक पहुंच गई थी। अन्य 5 युवा लोग थे। युवा समूह के नेता का नाम लेई डोंग था। हालांकि वह केवल 30 साल का था, लेकिन उसकी साधना पहले ही 8 स्तर तक पहुंच चुकी थी। वह निस्संदेह अपने साथियों से कहीं बेहतर था। लेई कबीले के आने का उद्देश्य सरल था, शादी का प्रस्ताव रखना। वे चाहते थे कि लेई डोंग गू कबीले के नेता की बेटी जुन ए से शादी करे।